Welcome to all of you. Today we will going to discuss properties of determinant. आज हम लोग डिटर्मिनेंट के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। सारणिक के गुणधर्म, जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ये जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट को मजबूत बनाता है और इसको हम लोगों को समझना है। सभी लोग ध्यान से समझे जरूर। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, सारणिक के गुणधर्म, ये हम लोग पढ़ेंगे। इन्हीं ये जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज आज आपको सिखाई जाएंगी, यही प्रॉपर्टीज आपको हमेशा याद रखनी है। कल तक जो आपको चीजें बताई गई थी वो बेसिक्स थे, इसके उनको भी याद रखना है, और ये अब जो चीजें बताई जा रही है इनको आपको हमेशा कंठस्थ रखना है, हमेशा आपको याद रखना है, तभी आप आगे क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी आज डिटरमिनेंट की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि यदि all elements of row column are zero, then determinant को जिसको डी कहते हैं वो जीरो। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, सभी लोग समझेंगे। हिंदी वाले भी समझते जाएंगे और इंग्लिश वाले देखते जाएंगे। क्या लिखा है? इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम, अगर कोई डिटरमिनेंट हमारे पास दी है उसके सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाए, किसी भी रो के स्लैश कॉलम, रो डैश कॉलम या रो स्लैश कॉलम, यदि किसी भी सारणिक के स्तंभों या पंक्तियों में से प्रत्येक के अवयव शून्य हो तो दी गई सारणिक का मान शून्य होता है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम्स आर जीरो देन द डिटरमिनेंट्स विल बी जीरो। इस बात का क्या मतलब, इसको समझिए। ये डिटरमिनेंट है, सपोज ऐसे 0 0 0, यहाँ पर कोई भी आपके एलिमेंट्स दिए, सपोज a1 a2 a3, और यहाँ पर आपको दे दिया c1 c2 c3। ये बात थी कॉलम की। देखिए, कॉलम के सभी अवयव शून्य हो गए कि नहीं? एवरी एलिमेंट्स ऑफ कॉलम, देखिए 0 0 0 0, तो क्या आ गया? 0। इसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 0। तो इस पे हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं, हम सीधे एक ही लाइन में स्टेटमेंट में लिख देंगे कि C1 के प्रत्येक अवयव शून्य है, एवरी एलिमेंट ऑफ C1 आर 0 देन द डिटरमिनेंट विल बी 0। ये आपको सीधे लिख देना इसी में। या फिर आपको ऐसी कंडीशन दिखता है एवरी एलिमेंट ऑफ रो, देखिए अपनी बार रो के एवरी एलिमेंट 0 हो गया, तो यहाँ पर आपको कुछ भी दे देंगे a1 a2 a3 b1 b2 b3, तो आप कह देते हैं कि डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई 0। ये होती है हमारी पहली प्रॉपर्टी। कहीं पे भी आपको 0 दिखेगा, सीधे आपको बोल देना 0, खत्म। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, इफ we interchange rows to column, ऐसा रो को अगर कॉलम में बदल दिया जाए और कॉलम को रो में बदल दिया जाए, इफ वी इंटरचेंज रो टू कॉलम्स, मतलब जितनी भी रोज है उनको आप कॉलम में परिवर्तित कर दीजिए, रो को हटा करके आप कॉलम में रख दीजिए, तो क्या होगा? इफ वी इंटरचेंज रोज टू कॉलम्स देन नो चेंज इन डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नो चेंज इन डिटरमिनेंट, ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है, सपोज आपने एक ऐसे डिटरमिनेंट बनाई जिसको आपने कह दिया a1 b1 c1, इसको आपने कह दिया a2 b2 c2, और इसको आपने कह दिया a3 b3 और c3। ये हमारी डिटरमिनेंट थी। अब ये नियम क्या कह रहा है? इफ वी इंटरचेंज रो टू कॉलम, रो को कॉलम बना दीजिए, कॉलम को रो बना दीजिए। इस बात का मतलब है कि जो अभी
ऐसे है उसको आप ऐसे परिवर्तित कर दीजिए। इसको हम लोग ऐसे करते हैं। अभी देखिए A1 B1 C1 ऐसे था, आप इसको खड़ा कर दीजिए। ये देखिए लेटी हुई लाइन है A1 B1 C1, इसको तुरंत आप ऐसे खड़ा कर दीजिए तो आप ये ऐसे कर देंगे A1 B1 C1। देखिए पहले A1 B1 C1 क्या था, रो में था R1, देखिए R1 है कि नहीं, R1 R2 एंड R3। अब ये R1 किस में बदल गया, कॉलम में बदल गया। देखिए बदल गया कि नहीं, A1 B1 एंड C1। इसके बाद इसको आप बदल दीजिए, दैट इज A2 B2 एंड C2। फिर उसके बाद A3 B3 एंड C3, दैट इज C2 एंड दैट इज C3। देखिए यहाँ पर जो R1 R2 R3 थे वो आपके C1 C2 C3 में बदल गए। आपके सामने सारी कहानी है, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर आपने कहा कि ये R1 है A1 B1 C1, R2 है A2 B2 C2, R3 है A3 B3 C3। मैंने इसको इंटरचेंज किया और इंटरचेंज करके जो R1 था उसको C1 बना दिया, जो R2 था उसको C2 बना दिया, जो R3 था उसको C3 बना दिया। यही बात ये नियम कह रहा है बनाने के लिए। इफ वी इंटरचेंज रो टू कॉलम, देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ एरो बने हुए, डबल एरो, ये इसमें बदल सकता है, ये इसमें बदल सकता है। देन नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहां पर, इन डिटरमिनेंट, जो इसकी वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर वही इसकी वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर। ये तो प्रॉपर्टीज आपके सामने होंगे, देख लीजिए इनको, फिर हम लोग अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से देखिए, चलिए सभी को समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये तो प्रॉपर्टी हम लोगों ने अच्छे से समझ ली। अब आगे देखिए, यही प्रॉपर्टीज हम लोग क्वेश्चन करते समय लगाएंगे, और तब ये बातें आप लोगों को जानना जरूरी होगा, तभी आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। देखिए नंबर 3, देखिए नंबर 3 प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ वी इंटरचेंज टू करस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स, if we interchange two corresponding rows and columns, then the determinants will be changed with their sign। तो सारणिक का मान उसके चिन्ह के साथ परिवर्तित हो जाता है। इस बात का मतलब है कि यदि किसी सारणिक की दो परस्पर पंक्तियों या दो परस्पर स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक के चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। In English, we can say that if we change the two corresponding rows or columns, then the determinants will be changed with their sign। समझिए कैसे हुआ, if we interchange two corresponding rows or columns, then डिटरमिनेंट इक्वल्स टू माइनस डी। मतलब जो डिटरमिनेंट होंगी वो आएगी उसी के बराबर, लेकिन माइनस साइन का अंतर आ जाएगा। ये तीसरी प्रॉपर्टी हमको ये सिखा देती है, इफ वी इंटरचेंज, अगर हम परस्पर परिवर्तन करते हैं टू करस्पॉन्डिंग रोज, इस बात का क्या मतलब ये आपको समझ में आ जाएगा। टू करस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स, देन डिटरमिनेंट डी इक्वल टू माइनस डी। डिटरमिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल चिन्ह में परिवर्तन होगा। कैसे समझते हैं, देखिए सपोज आपके पास एक डिटरमिनेंट लिखी है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और इसको हम लोग डेल्टा इक्वल टू या डी इक्वल टू लेके चलना है। अब नियम को लगाइए जरा, क्या नियम कहता है, इफ वी इंटरचेंज टू करस्पॉन्डिंग रोज, पहले दो करस्पॉन्डिंग रो को बदलिए। सपोज हमने इनकी जगहों को आपस में परिवर्तित कर दिया, जगह को कैसे, अभी देखिए रो R1 है, ये R2 है, ये R3 है। नियम कहता है इंटरचेंज टू करस्पॉन्डिंग, तो इन्हीं दो को रो को बदल दीजिए। R1 की जगह R2 को उठा के रख दीजिए, R2 की जगह R3 को उठा के रख दीजिए, या R1 की जगह। देखिए इंटरचेंज कैसे, इसको उठाया R1 कहां पे, A1 A2 A3 जगह बदल दे रहे हैं। अगली बार हम इधर लिख दे रहे हैं B1 B2 B3, और R1 को R2 की जगह कर दिया A1 A2 A3, और इसको बिल्कुल भी नहीं हुआ अभी C1 C2 C3।
केवल दो के हमने स्थान परिवर्तित किए। नियम कह रहा है इफ इंटरचेंज टू, केवल टू लिखा है, तो दो को हमने परिवर्तित कर दिया, मतलब दो चीजों को उठाया हमने तुरंत इंटरचेंज कर दिया। देखिए इंटरचेंज कर दिया, जब इंटरचेंज किया तो वैल्यू सेम आएगी, बस यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। इस चीज को याद रखिए। देखिए अब यहाँ R1 था, अभी R2 का काम करने लगा, ये R2 था, ये देखिए ऊपर कर दिया तो R1 का काम करने लगा। यही बात ये नियम कहता था। अभी हमने ये चीज लगाई है रोज में, अब ये चीज कॉलम में लगाते हैं। कॉलम में आप ये चीज लगा दीजिए तब भी वही बात रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं। कॉलम देखिए A1 B1 C1, ये हमारा कॉलम है, इसको C1 कहा, इसको C2 कहा, इसको हमने C3 कह दिया। देखिए कैसे चेंजमेंट होगा, बदल दीजिए, C2 को उठा के C1 की जगह कर दीजिए, तो आप इसको कह सकते हैं A2 B2 C2, और इसको आप कह सकते हैं A1 B1 C1, A1 B1 और C1। A3 B3 C3 को आप अपनी जगह पर रखिए, A3 B3 C3 को अपनी जगह पर रखना है, इसमें कोई क्या आएगा, बस माइनस साइन लग जाएगा। तो ये बात सभी बच्चों को अच्छे समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत आसान सी बात है। एक ये डिटरमिनेंट दी थी जो हमारी शुरुआत वाली डिटरमिनेंट, अब इसमें हमने अपने मन से परिवर्तन करना शुरू किया। क्या चेंजमेंट किया, चेंजमेंट हमने ये किया, पहले की दो रो को इंटरचेंज कर दिया, तो हमने कर दिया, तो क्या हमको मिलेगा, मिलेगा वही, बस माइनस साइन आ जाएगा। अभी तो रो में किया, यही काम आप कॉलम में कर सकते हैं। हम कॉलम को इंटरचेंज कर दें, इस कॉलम को उठा के इधर कर दें तो भी आएगा वही, लेकिन माइनस साइन आएगा। ये बात सभी को समझ में आ गई। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है इफ the all elements if the all elements of two rows or columns are equal the determinants will be zero। मेरी वर्डिंग्स को जरूर ध्यान में रखिए, मैंने क्या बोला, if all elements of two rows or columns, यदि किसी भी सारणी के दो स्तंभ या दो पंक्तियां आपस में बराबर हो जाए, all elements सभी अवयव बराबर हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। बहुत आसानी समझिए, अभी अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वहीं पे तुरंत पूछता जाएगा। क्या बताया गया, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ टू रोज और कॉलम्स आर इक्वल देन डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट क्या होती है, 0 के इक्वल होती है। इसको जरा समझ लीजिए, सपोज ये a है, ये भी a है, ये भी a, यहाँ पर आपका b1 b2 b3, यहाँ पर भी आपका a हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कह रही है ऑल एलिमेंट ऑफ टू रोज और कॉलम आर इक्वल। देखिए कॉलम के यहाँ पे C1 और C3 पे आप अगर नजर डालिए तो आपको क्या दिखेगा, C1 के एवरी एलिमेंट a है और C3 का भी एवरी एलिमेंट a है। ऐसी कंडीशन में डिटरमिनेंट को सॉल्व नहीं करना होता, सीधे आप बता देते हैं कि इसकी वैल्यू आती है 0। इसी तरीके कॉलम के लिए देख लीजिए, कॉलम के लिए देख चुके, रो में जरा देख लीजिए। सपोज आपको रो में ऐसे दिख जाए बी बी बी, यहाँ पर आपको दिख जाए A1 A2 A3, यहाँ पर आपको दिख गया बी बी और बी, तो आपके दिमाग में तुरंत आया कि भैया ने हमको ये सिखाया था कि अगर कभी भी किन्हीं भी दो रोज के एवरी एलिमेंट इक्वल हो जाए, डी बी बी एवरी एलिमेंट डी बी बी इक्वल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। ये चीज आप लोगों को सिखाई है, बस तो आपने डायरेक्टली यहाँ पर 0 लिख दिया। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 होती है। सारी प्रॉपर्टी देखते जाइए, किसी को दिक्कत तो पूछते जाइए, आगे बढ़ते जल्दी से। चलिए देखिए, इसके बाद अगली प्रॉपर्टी देखिए सभी। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है, अगर कभी भी हम देखिए इफ वी मल्टीप्लाइड
if we multiply with any number in any row or column, then determinant should be multiplied with that number. इस बात का क्या मतलब, इसको समझिएगा। सभी लोगों को दिख रहा होगा आई थिंक। किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ जरूर सकता है। आपके पास लाइन लिखी, इफ वी मल्टीप्लाई विद एनी नंबर, अगर हम किसी भी संख्या से गुणा कराते हैं, इफ वी मल्टीप्लाई विद एनी नंबर, यदि हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करा दें, किसमें, इन एनी रो कॉलम, किसी भी रो और कॉलम में मल्टीप्लाई करा दें, तो जो डिटरमिनेंट मिलती है उसमें भी हमको उस नंबर का मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। ये नियम हमको ये बताता है। देखिए जरा कैसे ये नियम फॉलो होता है, इसको हम लोग समझते हैं जरा। पहली बात, सपोज हमारे पास एक डिटरमिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये डिटरमिनेंट है जिसको हमने डेल्टा से या डी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपका मन है, आप कह रहे हैं कि भैया इस डिटरमिनेंट के R1 में एनी रो और कॉलम लिखा है, तो चाहे आप रो में कर लीजिए, कॉलम में, दोनों समझा देता हूं। आपने सपोज किसी भी रो में आपने R1 में कहा m का मल्टीप्लाई करेंगे भैया, आप R1 में क्या करेंगे, m का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका मन है करने का, ठीक है कर दीजिए। जब आपका मन है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। आपने R1 में m का मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या दिखेगा, आपको कुछ ऐसे दिखेगा। R1 यही तो है लाइन, इसी को तो कहते हैं R1, A B C, इसको कहते हैं R1, इसको कह देते हैं R2 और इसको कहते हैं R3। कराइए जरा R1 में m का मल्टीप्लाई, तो MA MB MC, और ये DEF को बिल्कुल भी नहीं सुना, ये हमारे एडिटिंग लिखे रहेंगे, GHI भी आपके एडिटिंग लिखे रहेंगे। इस स्थिति में ये जो सॉल्व होकर के आएगा, इसकी वैल्यू m, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। m को अगर आप बाहर ले लो तो अंदर यही डिटरमिनेंट मिल जाएगी, तो m into d आ जाएगा। फिर से समझिए क्या हुआ, ये डिटरमिनेंट थी d इक्वल टू ऐसा कुछ, इसमें हमने m का मल्टीप्लाई किया एवरी एलिमेंट R1 में, m का मल्टीप्लाई किया, फाइनलाइज d बन गया ma mb mc। अगर देखिए हम R1 से m को कॉमन ले लें, बाहर जैसे मल्टीप्लाई किया तो बाहर कॉमन ले लेंगे, m बाहर आ जाएगा तो क्या मिलेगी, अंदर डिटरमिनेंट यही तो मिलेगी, a b c d e f g h i, और वो किसके बराबर है, वहां पर d के बराबर, तो m into d। यही नियम बता रहा था हमको, इफ वी मल्टीप्लाई विद एनी नंबर इन रो और कॉलम, अगर हम कभी भी रो और कॉलम में किसी संख्या से गुणा कराते हैं, then determinant should be multiplied with that number। तो determinant मतलब d बराबर ही तो चल रहा था, तो determinant को भी उस संख्या से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। मैं करा दिया था m into d आगे, ये भी प्रॉपर्टी, इसको भी देख लीजिए आगे बढ़ते जल्दी। देखिए अगली प्रॉपर्टी जरा ऐसे समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी यूनिक प्रॉपर्टी होती है, क्वेश्चन पे लगती जरूर, इसको समझ लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 6, पहले इसको थोड़ा ऐसे समझ लीजिए। सपोज आपका लिखा है ये अल्फा प्लस बीटा, फिर आपका लिखा है अल्फा प्लस गामा, फिर आपका लिखा है अल्फा प्लस डेल्टा, और यहाँ पर आपके पास x y z, सपोज लिखा है a b। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारी ये होती है कि यदि किसी भी सारणिक में, इफ इन एनी डिटरमिनेंट एलिमेंट्स आर रिटन इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अगर एलिमेंट्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लिखे हैं, वी कैन ब्रेक द एलिमेंट्स विद द साइन, तो हम लोग इनको ब्रेक कर देते हैं उसी साइन के साथ। समझिएगा कैसे, समझिए जहां पर प्लस साइन आया है, देखिए यहाँ ये दोनों एलिमेंट कहां से जुड़े हैं, अल्फा प्लस बीटा से, अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस डेल्टा, तो प्लस साइन से जुड़े हैं ना, बस यही से ब्रेक कर दीजिए। जहां पर आपके पास प्लस चिन्ह आ रहा है वहां से ब्रेक कर दीजिए। पहले अल्फा
दूसरे में अल्फा, तीसरे में भी अल्फा, यही तो हुआ ना, ठीक है। फिर एक्स वाई जेड ए बी सी तो अपनी जगह ही। फिर हमने ब्रेक करने के लिए बोला था, और ब्रेक कैसे करेंगे, साइन के साथ। यहाँ पर प्लस लिखा है ना, देखिए प्लस साइन लगाया, फिर हमने एक डिटरमिनेंट बनाया। अभी हमने अल्फा 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 देखिए, सभी अल्फा 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 लिए, तो ये कहां गया, बीटा गामा डेल्टा। अब वो दूसरे वाले में मैनेज कर दीजिए, बीटा गामा एंड डेल्टा, हमने इनको दूसरे वाले में मैनेज कर दिया। और बाकी जो अपनी जगह थे उनकी जगह में कोई चेंज नहीं, एक्स वाई जेड ए बी सी अपनी जगह पर ऐसे ही है। इसको और इसको देखिए क्या हुआ, कौन सी चीजों में चेंजमेंट नहीं हुआ इसमें, C1 C2 और C3 जो थे वो देखिए, यहाँ पर भी C2 C3 वही रहे और यहाँ पर भी C2 C3 वही रहे। चेंजमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पर चेंजमेंट क्यों दिखा, क्योंकि जो हमारा C1 लिखा था वो दो भागों में बटा हुआ था, देखिए दो चीजों में स्प्लिट था, इसीलिए उसको मैंने दो अलग अलग कर दिए। पहली वाली डिटरमिनेंट में पहले वाले एलिमेंट और दूसरी वाली डिटरमिनेंट दूसरे वाले एलिमेंट। C2 C3 में कोई छेड़खानी मत करिएगा, देखिए C2 C3 हमने कोई छेड़खानी नहीं की, जो जैसे था वैसे कर दिया। ये प्लस का था तो प्लस के साथ हमने जोड़ के लिख दिया। फॉर एग्जांपल अगर यही चीज माइनस में लिखी होती, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस डेल्टा, एक्स वाई जेड ए बी सी, तो क्या करते हैं, सेम कहानी यही रखते हैं, अल्फा 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 एक्स वाई जेड ए बी सी। अब की ब्रेक कैसे करेंगे, कौन से साइन के साथ करेंगे, माइनस के साथ करेंगे, क्योंकि माइनस साइन के साथ दोनों लिख रहे हैं। तो अब की बार माइनस साइन के साथ मैंने लिख दिया बीटा गामा डेल्टा एक्स वाई जेड एंड ए बी एंड सी, ये कहानी होती है। ऐसे हम लोग कर देते। ये दो प्रॉपर्टी आप लोग अच्छे समझ लीजिए। ये होती है कि अगर कभी भी किसी भी सारणिक के स्तंभ, अभी मैंने इनको ऐसे ऐड किया कॉलम में, आप रो में भी कर सकते थे ऐड, तो वैसे भी ब्रेक हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए कोई दिक्कत हो। जल्दी देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सभी प्रॉपर्टीज आई थिंक कंप्लीट हो गई हैं, 6 नंबर तक हो गए। हम लोगों को सवाल करते समय जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, केवल हमें यही 6 चीजों को याद रखना है, 7वीं चीज आपको याद नहीं रखनी। ये 6 प्रॉपर्टी पहले अपने दिमाग में आप लोग बना के रखिएगा। इसके साथ ही साथ कुछ हम अपनी तरफ से एडिशनल नियम यहाँ पे लिखवाने जा रहे हैं, 3 या 4 नियम हो, उनको आपको याद रखना है जब हम क्वेश्चन करेंगे, बस हमारा काम खत्म। मेहनत करते जाइए, डेली की डेली आप लोग चीजों को समझते जरूर जाइए। देखिए सबसे पहली चीज, पहला पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन करते समय ये जो चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूँ, यही आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ये सबसे पहला पॉइंट, कभी भी अगर हम किसी भी क्वेश्चन को करेंगे, डिटरमिनेंट के किसी भी क्वेश्चन को करें, सबसे पहले नंबर वाला पॉइंट आपको याद रखना है, हमें ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, एक चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक लाना है। हमारा दिमाग केवल इस चीज पर दौड़ना चाहिए कि हमें एक की व्यवस्था करनी है, हमें एक कलेक्ट करने, ज्यादा से ज्यादा। अगर दिख रहे होंगे तो दी बेस्ट, नहीं दिख रहे होंगे तो हम उसको लाने का प्रयास जरूर करें। देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि कलेक्ट मैक्सिमम 1, कलेक्ट मैक्सिमम 1। अधिक से अधिक एक हमको दिखने चाहिए, अधिक से अधिक एक लाने का प्रयास करेंगे, पहला पॉइंट। क्वेश्चन करते समय दूसरा पॉइंट पहले से ही निकल कर आता है, वो दूसरा पॉइंट हमें ये बताता है कि
कि जब हम अधिक से अधिक एक ले आए उसके बाद अधिक से अधिक जीरो भी लेकर आए तो आप लिखेंगे कलेक्ट मैक्सिमम जीरोस, मैक्सिमम जीरो लाइए, अधिक से अधिक जीरो लाने का प्रयास करना। ये दो पॉइंट, यही रामबाण है, इन्हीं दो से आपके सामने खत्म हो जाए। तीसरा आपको याद होगा मैंने ये बताया था चलने वाले खाने बताए, जैसे ए है, बी है, सी है, डी, ई, एफ, जी, एच, आई को मैंने बताया था ना, ऐसे प्लस माइनस प्लस से करते हैं और लोग ए से चले, बी से चले, सी से चले। याद होगा मैंने सबसे पहले दिन वाले बताया था एक्सपेंशन इसको बोलते हैं, प्रसार आनंदित का प्रसार एक्सपेंशन सभी को आता होगा। ए छिपाते हैं, कैसे करते हैं, बी छिपाते हैं, बी सी एफ और एक्स के सी छिपाते हैं, एक बार। फिर तीसरा पॉइंट ये है हमें उस रास्ते से चलना है जहां शून्य की संख्या ज्यादा हो। वी हैव टू चूज द वे वेयर मैक्सिमम जीरोस आर प्रेजेंट। हमें उस रास्ते पर चलना है। वी हैव टू चूज द वे इन विच मैक्सिमम जीरोस आर प्रेजेंट। हमें उस रास्ते पर चलना है जहां शून्य की संख्या ज्यादा हो। इस बात का क्या मतलब, इसको जब समझ लीजिए। जैसे अगर कहीं ये लिखा है 0 2 3 4 5 6 1 0 0, ये लिखा है, तो अब आप जब एक्सपेंशन करने चलेंगे तो आप कहीं भैया अगर ऐसे चल रहे 0 4 है इसके लिए तो क्या नुकसान कर जाएगा? बिल्कुल नहीं करेगा, चल दीजिए आएगा आंसर वही। लेकिन हमें आसान रास्ता अपनाना है, हमें उस रास्ते पर चलना है जहां शून्य का मतलब जीरो। वी हैव टू चूज द वे इन विच मैक्सिमम जीरोस आर प्रेजेंट। तो हमें उस रास्ते को जरा ढूंढिए जहाँ पर ज्यादा जीरो आपको दिख रहा है। देखिए एक रास्ता ऐसा दिख रहा है जहाँ ज्यादा जीरो दिख रहा है, 1 0 0 दिखा कि नहीं? तो आपने कहा ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। अच्छा भैया आपने यही वाला रास्ता क्यों बताया? वो इसलिए क्योंकि देखिए जब हम इस रास्ते पे चलेंगे तो जीरो के लिए हमें बिल्कुल भी नहीं चलना है, क्योंकि जीरो के लिए चलेगा जीरो तो बिल्कुल जीरो कर ही देता है। जीरो के लिए चलेगा जीरो का किसी में मल्टीप्लाई तो जीरो, तो जीरो के लिए चलना नहीं, ये जीरो के लिए चलना नहीं, बचा क्या? केवल एक। तो हमें केवल एक के लिए चलना होगा, और उस एक के लिए चलिए तो क्या आएगा देखिए, यही बता देते हैं। इस एक के लिए चले तो आपको कल बताया गया एक का सीधे वाला रास्ता खत्म, एक का सीधे वाला रास्ता खत्म, तो एक का तिरछा क्या बचा? 2 3 5 और 6 बचा। इसको सॉल्व करिए जरा, क्या आएगा? 6 2 12 5 3 15, तो 10 माइनस 15 आएगा माइनस का 3। ये आया किस रास्ते पे? जब हम इस वाले रास्ते पे चल रहे हैं तो हमने देख लिया कि हमको -3 मिला है, और वो विद इन सेकंड्स आपको समझ में आ गया -3। लेकिन अगर यही आप ऐसे ना चल के कहते भैया हम ऐसे चलेंगे 0 4 1 के लिए, तो मना तो ना करते आपको। तो 0 के लिए प्लस माइनस प्लस होता है, 0 के लिए नहीं चलना क्योंकि 0 के लिए सब कुछ 0 हो जाएगा। 4 के लिए चलिए, 4 कैसा है? माइनस का, तो 4 का सीधे वाला रास्ता बन क्या बचा? 2 3 0 0। एक के लिए चलिए, तो अगर आप एक के लिए चलेंगे तो क्या दिखेगा? 2 3 5 और 6। देखिए 2 का 0 में गुणा 0, 3 का 0 में गुणा 0, 0 का 4 में गुणा तो 0, प्लस 6 2 12 5 3 15, तो क्या आया? माइनस का 3 ही तो आया। देखिए इसमें और इसमें क्या कोई अंतर था? नहीं, कोई अंतर नहीं था। इसीलिए मैंने कहा हमें उस रास्ते से चलना होता है जिस रास्ते पर ज्यादा से ज्यादा जीरो मिले, इसीलिए हम इस रास्ते पर। ये तो हमने एक एग्जांपल दिया था। अभी एक चीजें आपकी आसान होती है, डिटरमिनेंट के क्वेश्चन एक एक दो दो पन्ने के हो जाते हैं, उनको छोटा बनाने के लिए आपको यही नियम आपको याद रखने होंगे और समझिए होंगे। हमें उस रास्ते पर चलना होता है जहां पर शून्यों की संख्या ज्यादा हो। चौथा, फिर हम प्रसार कर देते हैं। प्रसार का मतलब एक्सपेंशन। इंग्लिश मीडियम वाले, देन आफ्टर वी विल अप्लाई एक्सपेंशन। फिर हम प्रसार कर देते हैं।
ये आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं क्वेश्चन का, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये अगर 4 पॉइंट आपको याद है तो आप राजा हैं और आप आसानी से क्वेश्चन लगा पाएंगे। आपके 5 नंबर आज ही से आपकी जेब में हो गए, खत्म हो गई कहानी। बस यहाँ से आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। एक चीज और देख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग ऐसे चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे, लिखने का तरीका। अब यहाँ पर हम देखते हैं लिखने का तरीका। मैनर ऑफ राइटिंग या मैनर ऑफ रिप्रेजेंटिंग, कैसे के तरीके से। सपोज है कि डिटरमिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। एक चीज ये याद रखिए, जब कभी भी हम डिटरमिनेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप बिल्कुल भी आजाद होते हैं। आप कभी भी कहीं पे भी एडिशन सब्ट्रैक्शन लगा सकते हैं, किन्हीं भी दो रोज को आपस में जोड़ घटा सकते हैं, किन्हीं भी दो कॉलम्स को आपस में जोड़ घटा सकते हैं। बी अप्लाइड एनी टू रोज एंड कॉलम्स विद सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं किसी भी रो किसी भी कॉलम, इसके लिए बिल्कुल पूर्ण तरह से स्वतंत्र हो। अब कैसे करते लिखने का तरीका देखिए। जब कभी भी आप कोई क्वेश्चन करें डिटरमिनेंट का, सपोज हमारे सामने क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बिना कुछ सोचे समझे आपने पहले इसके ऊपर लिख दिया, ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, ये हमारा C3। ये भैया हमको पहले क्लास में पहले से सिखा दिया। ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है और ये हमारा R3। ठीक भैया, इतना हमने लिख दिया। आप लिखने के तरीके की बात करते हैं, ऐसा लिख लेंगे तब आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ से हम सॉल्यूशन डाल करके क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इन केस अभी पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या होना है। इन केस आपको जरूरत पड़ गई कि R1 से R2 को घटाना है, तो आपने कहा भैया हम R1 माइनस R2 कर दे रहे हैं, और आप R1 से R2 को घटा के ले कहाँ जाएंगे? R1 से R2 माइनस करेंगे तो जो चीज रिजल्ट आपको मिलेगा वो ले कहाँ जाओगे भैया? कहीं ना कहीं तो लिखोगे उसको, या तो R1 में लिखोगे या तो R2 में लिखोगे। तो एक चीज ये याद रखिएगा, अगर हमने R1 से R2 को माइनस किया है तो जो पहले होता है वही उसी में चीज लिख दी जाती है। अगर R1 से R2 माइनस कर रहे हैं तो R1 में लिखते हैं, इसीलिए तो एरो होता है यहाँ पर लिखना है, और एरो यही दिखाता है कि हम R1 में लिख रहे हैं क्या, R1 से R2 को माइनस कर रहे हैं। जरा देखिए कैसे लिखेंगे। R1 से R2 माइनस कर रहे हैं, R1 से R2 माइनस करके कहाँ लिखना है R1 में, तो A माइनस बी। देखिए R1 में लिख दिया कि A माइनस बी। फिर D माइनस ई, क्योंकि R1 से R2 माइनस कर रहे हैं, और G माइनस H। ये तो हो गया R1 की कहानी। अब भैया R2 में क्या लिखें? R2 में जो R2 वही तो लिखोगे, R2 में कोई चेंजमेंट आपने किया नहीं, तो R2 में बिल्कुल R2 वाली बात लिख दीजिए, E, E और H, और इसको भी बिल्कुल मत छूइए। ये तरीका मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो R1 से R2 आपने माइनस किया तो जो पहले होगा चेंजमेंट हमेशा उसी में आता है, R2 में नहीं आता। गलती मत करिए, इसलिए मैं आज आपको चीजें बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब क्वेश्चन चलेंगे तो इतना ज्यादा समझ नहीं होता कि फिर से मैं आपको बेसिक्स बताऊं। इसीलिए बेसिक्स की अलग क्लास चलती, भले हमें 2 टर्म 3 टर्म लेने पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो ये आ गई। अब अगर इनकेस इसी में आपको जरूरत पड़ गई कॉलम का, इसी जगह सपोज आपको तो कॉलम की जरूरत पड़ गई, क्या कॉलम में माइनस करना चाहते हैं? सपोज आपने कहा हम C2 में C3 को माइनस करें, C2 में C3 को माइनस करेंगे तो ले कहाँ जाओगे? ले चाहो तो C2 में जाओ या फिर C3 में जाओ। अगर आपको C2 में ले जाने की जरूरत है तो C2 ही पहले लिखिए और चेंज C2 में। अगर इनकेस आपको C3 में लिखने की जरूरत पड़ रही तो आप इसको तुरंत परिवर्तित कर दीजिए, आप C3 माइनस C2 कर दीजिए और यहाँ पर भी आप C3 कर दीजिए, तो जो पहले लिखा है वही हमेशा आएगा। देखिए A अपनी जगह, B अपनी जगह, C अपनी जगह। चेंजमेंट कहाँ होना है? केवल C3 में होना है, तो C2 में तो कोई चेंजमेंट है नहीं, तो C2 का आप ऐसे बना रखिए C3 माइनस C2 करिए, C3 में C2 घटाइए तो क्या है? G माइनस B, H माइनस E, I माइनस F। ये चीज, यही चीज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ।
लिखने के तरीके में यही आपको करना है। फिर सपोज आपको जरूरत पड़ गई कॉमन लेने की, सपोज आपको जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे बिल्कुल लिखने का तरीका बता रहे हैं, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि कोई मतलब नहीं है, हम लोग केवल नॉर्मल एक चीज पे चर्चा कर रहे हैं। सपोज आपको जरूरत पड़ गई 5 कॉमन लेने की, किससे किससे कॉमन लेना है 5? या तो R1 से ले रहे होगे, या तो R2 से, या तो R3 से, या फिर C1 से, C2 से, C3 से। तो सपोज आपको R1 से कॉमन लेना है तो आप ऐसे लिखेंगे R1 से, R1 एरो, R1 से 5 कॉमन, ये चीज आपको वहां पर मेंशन करनी पड़ेगी और फिर कॉमन जैसे दिया तब हम ले लेंगे। सपोज आपको मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ गई किसमें? C3 में, तो आपने लिखा C3 में 5 मल्टीप्लाई, ऐसे आपको चीजों को मेंशन करना पड़ेगा हर एक स्टेप बाय स्टेप, और विधिवत आपको काम करना है, एक भी स्टेप नहीं छोड़ना। तो ये होते हैं लिखने के तरीके। और क्वेश्चन हमेशा d इक्वल टू लेकर के चलिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया d इक्वल टू या डेल्टा इक्वल टू, बहुत बेसिक चीजें बता, मोस्टली ये सब चीजें नहीं बताई जाती, लेकिन फिर भी मैं आपको हर एक चीज यहाँ पे ताकि डिटरमिनेंट का पूरा नॉलेज आपके पास हो A to Z। यहाँ तक कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो उनसे पूछ सकता, जल्दी से देखिए कोई दिक्कत हो तो पूछिए। चलिए हो गया। आज से हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन। इंटरनेट के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, सारे नियम कायदे कानून आपको सिखा दिए गए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया, इसको तुरंत आपने लिखा है इक्वल टू या डी, बस वही 4 नियम आपके लिए रखा। सबसे पहला, ज्यादा से ज्यादा एक, देखो क्या एक ला पाओगे कभी आप? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, हाँ बिल्कुल ला पाएंगे। यहाँ तो बहुत सारे एक ला सकते हैं। क्यों? देखिए 13 में 14 में 13 माइनस कर देंगे तब भी एक आ जाएगा, 17 में 16 तब भी एक, 20 में 19 तब भी एक, 15 में 16 तब भी एक, 18 17, मतलब एक तो भरमार है यहाँ पे। अरे अच्छी बात है, यही तुमको चाहिए, काम बहुत आसानी से होगा। तो क्या पता एक ऐसे लाने, देखिए वही जरूरत वाला काम, क्या जरूरत पड़ी? देखिए 14 में जब आप 30 माइनस करेंगे, और 14 है कहां पर रखा है? 14 रखा है, ये देखिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3, ये C1 है, ये C2 है, ये C2। देखिए हमें एक लाना है तो 14 में 13, भाई क्योंकि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तभी तो एक आएगा। देखिए 14 में 13, तो हमने किया क्या, किसकी जरूरत पड़ी हमको? R2 में लिखेंगे R2 माइनस R1। देखिए R2 लिख देंगे, R2 माइनस R1, 14 13 जाएगा, एक आ जाएगा, 17 16 एक, 20 90 एक, तो R2 माइनस R1 चेन में कहाँ आएगा? R2। देखिए लिख दिया हमने, समझिएगा 13 अपनी जगह, 16 अपनी जगह, 19 भी अपनी जगह। 14 में 13 गया तो एक आ गया, 17 में 16 गया तो एक आ गया, 20 में 19 गया तो एक आ गया, और ये 15, 18 और 21 अपनी जगह पर। इतनी चीजें शायद ही किसी बच्चे को कोई भी तकलीफ हो, शायद। अब आगे क्या अभी एक और एक हमारे पास आ सकते हैं? हाँ आ सकते हैं। क्यों? देखिए अगर हम 15 में 13 माइनस कर दें तो 2 आ जाएगा, 18 में 16 माइनस कर दें तब भी 2, 21 में 19 माइनस कर दें तब भी 2, मतलब एक ही लाइन में 2 2 2 आ गए, और 2 कॉमन ले लेंगे तो वापस से एक एक आ जाएगा। बहुत दिमाग से काम करिए, ध्यान से। हमने किया क्या, ये क्या है R3, ये क्या है R1, तो आपको किसकी जरूरत पड़ी? हमें जरूरत है R3 में, लिखेंगे R3 में R2 को माइनस कर दें। देखिए R1 को बिल्कुल ना छोड़िए, 1 1 1 वाली तो आपके पास आई चुकी थी, इससे इसको माइनस करिए तो 2, क्योंकि R3 में लिख रहे हैं, R3 से R2 माइनस करके, तो R3 से R2 माइनस करिए, 15 में 13 2, 18 में 16 2, 21 में 19 2 2। देखिए आ गया डेल्टा इज इक्वल टू,
अब आपको अभी मैंने बताया था अगर कभी आपको कॉमन लेने की जरूरत पड़ जाए बिल्कुल ले सकते हैं, अभी बताया था कॉमन लेने की जरूरत पड़ जाए देखिए 2 2 2 यहाँ से अगर तीनों में देखिए 2 2 2 दिख रहा है, तीनों कॉमन ले लीजिए, एक हमारे पास और ज्यादा, एक ही कलेक्ट करना, मैक्सिमम एक कलेक्ट करने पे काम कर रहे हैं। आपने दिया R3 से 2 कॉमन, ऐसे आपको चीजों को लिखना पड़ेगा, ये पहली बात, दूसरी बात और इधर में तीसरी बात। जब आप 2 कॉमन ले लेंगे 13 16 19 एलएचएस 1 1 1 एलएचएस 1 1 1। अब भैया अभी आपने हमको एक बताया था प्रॉपर्टीज में, आज ही बताया है आपने क्या, अगर कभी भी किसी भी डिटरमिनेंट के दो रो या 2 कॉलम सेम हो जाए, देखो आप इसमें नजर डालिए जरा R2 पे और इसमें नजर डालिए R3, देखिए सेम है कि नहीं, 1 1 1 1 1 1। If every element of any 2 rows or columns are same, then the determinant will be 0। ये आपको प्रॉपर्टी बताएगी, यदि किसी सारणी के 2 स्तंभों में से या 2 पंक्तियों में से प्रत्येक अवयव समान हो तो सारणी का मान 0 हो जाता है। तो आपको पता चल गया ये तो सीधे 0 आ गया, अब हम इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, जब हमको प्रॉपर्टी पता चल गई आपने लिख दिया 0 और बगल में ये नियम लिख दिया any 2 rows or columns are same then determinant equals to 0। यही तो प्रॉपर्टी थी, if any 2 rows or columns are same, देखिए 2 रो बिल्कुल सेम है कि नहीं, 1 1 1 इसका भी 1 1 इसका भी 0 आ गया। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। आप सभी को आई होप समझ में आया होगा, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए हैं, एक क्वेश्चन भी आपको बता दिया गया, कल हम लोग इसी के आगे क्वेश्चन को समझेंगे और धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएंगे, पहले आसान क्वेश्चन समझेंगे फिर धीरे धीरे कठिन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताया जाएगा, बस कंटिन्यू आप लोग लगे रहिए, जितना यहाँ पे बता दिया जाए उसको ईमानदारी से करना पड़ेगा। We will meet tomorrow at the same time. Thanks to all of you joining us.